नमस्ते प्यारे बच्चों, के साइंस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.2। तो चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न है, एक निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है और उसके बाद से इसको हम लोग बनाएंगे। तो अभाज्य संख्याएं हम लोग पढ़े हैं छोटे क्लासों में। अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो स्वयं से या एक से विभाजित होती है, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अर्थात ऐसी संख्याएं होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब संख्याओं से हमको क्या करना है, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको विभाजित करना होगा और विभाजित करके हम गुणनखंड करने के बाद से उसको गुणनफल के रूप में, मतलब गुणा के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। बहुत आसान प्रश्न है, कुछ है ना इसमें। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रश्न 1 का 1 दिया हुआ है 140। चलिए तोड़ते हैं इसको। तोड़िएगा, आप लिख दीजिए यहाँ हल। पहला है, चलिए 2 से घटाएंगे तो 2 सत्ते 14, 1 0 70, 70 दूनी 140। 2 से फिर घटाएंगे तो 2 3 6, 1 5 0 5, 1 5 0 10, 2 5 10। अब फिर घटाएंगे 5 से, 5 सत्ते 35। ठीक है, अर्थात 140 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। आप इसको लिख सकते हैं, 2 दोबारा आया है अर्थात 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 गुणा में पावर जुड़ता है तो 2 के पावर 2 हो जाएगा और 5 एक बार है, 7 एक बार है, तो ये आपका आंसर होता है। ठीक है, नंबर 2, पहला का दूसरा दिया हुआ है 156। 156 को तोड़ते हैं 2 से, 2 7 14, 1 आया 1 5 6 16, 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 1 आया 1 पर 8 18, 2 9 18। ठीक है, और उसके बाद से 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 3 कम 3, 3 3 का 9, 39। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा 156। इसको गुणा के रूप में लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 13। और इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुणे 3 और गुणे 13। ठीक है, चलिए तो 2 हो गया। तीसरा देखते हैं, दिया है 3825। चलिए अगर इसको तोड़ा जाए तो 5 2 7 7 8 15 और 3 18, 3 से कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 आया तो 2 पर 2 22, 3 7 21 और 3 5 15। 3 से कटा दीजिए, फिर तो कटेगा 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है, 5 कटाइए, 15 40, 50 25 और 5 से कटा दीजिए, 17 5 85। ठीक है, चलिए लिखते हैं, ये हो जाएगा 3825 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3, 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको ऐसा लिख दीजिए, 3 के पावर 2 दो बार है 3, 5 दो बार है तो 5 के पावर 2 लिख दीजिए और 17 एक बार है तो 17 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए
इसका देखते हैं नंबर 4 दिया है 5005। चलिए इसको तोड़ते हैं, 5 से कटाइए तो 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब इसको कटाइए आप 7 से, भाग करके देख लीजिए। 1001 में भाग करते हैं हम कितना से, 7 से। 7 एकम 7, 3 आया, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 0 कर देते हैं। 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2, यहाँ कट गया, 7 तिरिका 21। ठीक है, तो अगर 7 से अब भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 143। ठीक है, और फिर इसको भाग करेंगे, 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 3 आया शेष और 3 पर 3 33, 11 तिया 33, अर्थात 5005 का गुणनखंड हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसका अगला प्रश्न नंबर 5। चलिए दिया है 7400 7429। ठीक है, 7429 कटाइए। ये कटेगा आपका 17 से। चलिए भाग करते हैं कहीं, 7429 में भाग करते हैं 17 से। 17 चौका 68, यहाँ से घाट से लिया 14, आज 14 में से 8 गया 6, आज 6 कट गया और 2, अब 17 तिया 51, 2 में से गया 1 और 6 में से 5 गया 1, हाँ 9, 119, 17 नामा सॉरी 17 7 119। ठीक है, तो 437 आता है, तो ये हो जाएगा 437। ठीक है, 17 17 विभाजित हो गया, जितना भी कटेगा ये अभाज्य संख्या से कटेंगी, तो 17 के बाद हम ट्राई करते हैं 19 से। ठीक है, चलिए तो 437 है, 437 को हम विभाजित करते हैं 17 के बाद से 19 से, तो 19 दूनी 38, इधर से 13, 13 में से 8 गया 5, 3 3 कट गया, यह 7 है और 19 तिया 57, अर्थात 23 मतलब। तो अगर आप 19 से विभाजित करते हैं तो ये आएगा 23 मतलब। ठीक है, तो 7429 बराबर हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, इस तरह हमारा ये पहला प्रश्न जो है कंप्लीट होता है। चलिए चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक जोड़ा, वन पेयर, दो। तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो भी पूर्णांक दिया रहेगा उसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो जो इसमें दो काम है, पहला तो हम जो भी संख्या दिया रहेगा उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम जांच करेंगे। जांच करने का फॉर्मूला है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए लिखेंगे हल, और यहाँ है 26, इसको भी तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड में, इसको भी तोड़ते हैं। चलिए 2 से तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 13, 13 दूनी 26, और इसको आप हटा दिए 7 से, 13 सतह 91। ठीक है, आप लिख दीजिए 26 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 13
और 91 बराबर लिख सकते हैं 7 गुणे 13। ठीक है, चलिए एचसीएफ निकालते हैं इसका। एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ इसका होगा जो दोनों में कॉमन होगा, मतलब कि दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा। दोनों में क्या कॉमन है, 13 है, तब 13 ले लीजिए। बाकी तो कुछ मिल नहीं रहा है तो बाकी को छोड़ देंगे। जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो जो कॉमन है दोनों में उसको तो लिखेंगे ही, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। क्या नहीं है, एक 2 चाहिए इधर है उसको भी लिखिए, और एक 7 है उसको भी लिखिए। तो 13 गुणे 2 गुणे, तो 13 दूनी 26, और 26 में आप 7 से गुणा कर दीजिए। तो 7 छक 42 के 2 और 4 और 7 दूनी 14 4 18, 182। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल गया। अब इसकी जांच करना है तो आप लिखिए जांच, लिखेंगे कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, चलिए एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 13 है, 13 लिख दीजिए। एलसीएम है 182, और जो संख्या है आपका, संख्या है 26 और 91, तो आप लिख दीजिए 26। दोनों संख्याओं का गुणनफल करना है, गुणनफल आता है गुणा, तो 26 गुणे 91। ठीक है, गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 2366, 2366। इसको भी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2366। ठीक है, तो इस तरह हमारा दोनों समान आ गया, अर्थात ये एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्या गुणनफल, हमारा ये साबित हो गया कि ये सही है। तो इस तरह हमारा पहला प्रश्न 2 का पहला कंप्लीट हुआ। इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। चलिए इसका नंबर 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है 2 का 2, 5 से 10 और 92। चलिए हल करते हैं इसको। 5 से 10 लिखिए, इसको भी तोड़ते हैं, और 92 को भी तोड़ते हैं। ठीक है, तोड़ते हैं 2 से, थोड़ा टूटेगा। कुछ कराते हैं 2 दूनी 4, यहाँ से 1 निकलेगा तो 11, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। ठीक है, गुणनखंड तो आना ही चाहिए बच्चों को, जो बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा है। चलिए कटाते हैं, 5 5 10 और 2 12, तो 3 से कट जाएगा। 3 8 24 और 3 5 15, और 5 कटा दीजिए। 3 8 24 और 3 15, ठीक है, और 17 पचे 85। 2 से कटा दीजिए, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12। ठीक है, और 2 से कटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 23। ठीक है, चलिए देखिए 5 से 10 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, और 92 का लिखिएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है, सबसे पहले एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, एक 2 है, इधर 2 है, इधर नहीं है, यहाँ 23 है, इधर नहीं है, 5 इसमें नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा है, अर्थात हमारा एचसीएफ केवल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी एलसीएम देखते हैं। एलसीएम क्या होगा, जो 2 तो कॉमन है वो तो रहेगा ही, और जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। एक और 2 है, इसको भी लिख दीजिए। एक 3 है, इसको भी लिख दीजिए। एक 5 है, इसको भी लिख दीजिए। एक 17 है, इसको भी लिख दीजिए, और एक आपका बचता है कितना, 23। ठीक है, चलिए गुणा कीजिएगा, गुणा कीजिएगा तो आएगा 23,460। ठीक है, 23,460 आ जाता है। चलिए अब इसका जांच करते हैं हम लोग। जांच करेंगे
तो क्या होता है, HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, चलिए HCF कितना है हमारा 2 है, और ये हमारा हो गया 23,460 हमारा एलसीएम हो गया। चलिए दोनों संख्या है, दोनों संख्या कौन कौन सा, 510 और 92 गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 46,920 46,920। इसको भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 46,920। तो इस तरह हमारा ये भी प्रश्न 2 का पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ। चलिए इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए 336 और 54। ठीक है, चलिए तो तोड़ते हैं। तो 336 और 54 इधर, चलिए यहाँ हल लिख दीजिए। 2 से तोड़ते हैं, 2 एकम 2, यहाँ 1 1 3 13, 2 6 12, 2 8 16। 2 से घटाइएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 से घटाइए, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 से घटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3 सते 21। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं इनको। 2 से 27 दूनी 54, 3 नवा 27 और 3 तिरिका 9। तो 336 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना बार, 4 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4, एक आपका हो गया 3, एक हो गया 7। 54 हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार है। चलिए निकालते हैं इसका HCF। तो HCF हमारा हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 लिख दीजिए। बाकी 2 नहीं है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, तो 3 लिख दीजिए। तो HCF हो गया 2 तिहाई 6। LCM निकालिए। LCM जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, 2 और 3 तो हमारा कॉमन था। बाकी कितना 2 है, 1 2 3, 3 बार 2 लिख दीजिए, 2 बार 3 लिख दीजिए। उसके आसपास से क्या बचा, 3 बार 2 हो गया, 2 बार 3 हो गया और 1 7 हो गया। ठीक है, सही है, ये दोनों हो गया। उसके बाद से 3 बार 2 हो गया, ठीक है, 2 बार 3 हो गया, 1 7 हो गया। ओके, गुणा करेंगे, गुणा कीजिएगा। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 और यहाँ तक 48 आता है, और 3 तिहाई 9 और 9 7 63, 63 गुणा कर सकते हैं। 8 तिरिका 24 के 4, 8 से 2, 4 3 12, 2 14, 8 चौका 48 के 8, 8 से 4, 8 6 चौका 24, 4 28, 4 8 से 12 के 2, 8 के 9 10, 3024, 3024। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कितना, 3024। ठीक है, तो HCF और LCM निकल गया। हम क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे। चलिए इसका जांच करते हैं। जांच में क्या होगा, HCF गुणे LCM बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, चलिए HCF कितना है हमारा 6 है, LCM कितना है 3024 है, और जो संख्या है हमारा 336 और 54 है।
336 गुणे 54, ठीक है। गुणा करेंगे तो 18,144 18,144 हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा 18,144 18,144। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न 3। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करना है और उसके बाद से उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए ये तो छोटा छोटा फैक्टर है, तो इसको तो ऐसा ही टूट जाएगा। जैसे 12 है, 12 को लिखा जा सकता है 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, ठीक है। 15 को लिखा जा सकता है 3 गुणे 5 3 5 15 और 21 3 गुणे 7 3 7 21, ठीक है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ हम लोग पहले से भी सीख रखे हैं, जो सब में कॉमन होगा, सब में उभयनिष्ठ होगा, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। सॉरी, तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। उसमें 2 पद थे, इसमें 3 पद हैं, तो तीनों में मिलाएंगे तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। बाकी इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें 5 नहीं, इसमें नहीं है, बाकी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन था वो भी, और जो कॉमन है, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे। जैसे 3 सभी में उभयनिष्ठ है तो 3 हो गया। बाद में 2 को 2 है तो 2 2 लिख दीजिए। एक 5 है तो एक 5 लिख दीजिए, और एक 7 है तो एक 7 लिख दीजिए। ये सबको गुणा कर दीजिए और यही आपका जो है एलसीएम हो जाएगा। गुणा कीजिए, इसको बचा कर रखिए। 5 दूनी 10 और इसको गुणा कीजिए। 3 दूनी 6 और 6 7 42, 42 दहा के 420, तो ये हमारा हो गया 420। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका तीसरा का पहला का एचसीएफ और एलसीएम हो गया, ठीक है। इसका दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है 3 का दूसरा, 17 23 और 29। 17 23 और 29 देखते हैं हल। इस संख्या को अगर एक बार देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि सारे संख्याएं, ये सभी संख्याएं 17 23 और 29 से अभाज्य संख्या है, अर्थात इनका कोई गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हमको एचसीएफ निकालना है तो मैं 17 को ऐसे लिख रहा हूँ 1 गुणे 17, क्योंकि सभी संख्याओं का गुणनांक 1 होता है। उसी तरह 23 को मैं लिख दूंगा 1 गुणे 23, और 29 को भी लिख दूंगा 1 गुणे 29, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपको जब एचसीएफ निकालिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, सब में क्या कॉमन है, तो 1 कॉमन है, तो 1 हमारा एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी संख्या का गुणनफल, क्योंकि कुछ तो कॉमन है नहीं, तब क्या कीजिए, गुणा में लिख दीजिए। 17 गुणे 23 गुणे 29, ठीक है। गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 11,339, 11,339, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर प्रश्न हो गया। चलिए इसका तीसरा प्रश्न बनाते हैं। दिया हुआ है 8 9 और 25, 8 9 और 8 9 और 25। चलिए हल करते हैं। देखिए इसका तो गुणनखंड हो सकता है, जैसे 8 को तोड़ेंगे तो 2 के रूप में टूट जाएगा, 9 को तोड़ेंगे तो 3 के रूप में टूट जाएगा, और 25 को तोड़ेंगे तो 5 मिल जाएगा। लेकिन फिर भी सभी में कुछ कॉमन नहीं है। 2 जो है 3 से नहीं मिलेगा और 3 5 से नहीं मिलेगा, तो हमारा
एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं ऐसा ही लिख देता हूँ उसको, जैसा इसको लिखा था। मैं लिख देता हूँ 8 को मैं लिख दिया 1 गुणे 8, 9 को मैं लिख रहा हूँ 1 गुणे 9, और 25 को मैं लिख रहा हूँ 1 गुणे 25। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तोड़ने से कोई, गुणनखंड करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो सब में कॉमन है। क्या कॉमन है? 1 है। ठीक है, एलसीएम क्या निकालेंगे? इसे एलसीएम निकालने के लिए सबको गुणा कर दीजिए, 8 गुणे 9 गुणे 25। ठीक है, तो ये 25 में 8 से गुणा कर दो 2500, 8 से 200, और 200 में 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1800। तो ये हमारा हो गया। अर्थात तीसरा क्वेश्चन में 3 प्रश्न था, एक कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। दिया हुआ है कि एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है, और एलसीएम हमको निकालना है कितना? 306 और 657 का। ठीक है, तो जो दिया है उसको लिखते हैं। एचसीएफ हमारा दिया है, एचसीएफ बराबर 9। हमको क्या निकालना है? एलसीएम हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब उसको फाइंड आउट करना है। लिखेंगे कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ओके। अब एचसीएफ देखिए 9 है, 9 लिख दीजिए। एचसीएफ जब एलसीएम निकालना है, एलसीएम रहने दीजिए। और दोनों संख्या क्या है? एक संख्या है 306 और दूसरा संख्या है 657। ठीक है, यहाँ 9 एचसीएफ का मान 9 था। यह अगर बाएं तरफ दाहिने तरफ जाएगा तो यह गुणा में है, वहाँ भाग लग जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम का जब मान निकालेंगे तो 306 गुणे 657, अब बाटा में हो जाएगा 9। ठीक है, हटा सकते हैं इसको, कटेगा 306, 9 कम 9, 9 चौ 9 3 27, 9 चौका 36। ठीक है, तो ये हो गया 34 मर्द में गया था और 657। ठीक है, तो 34 गुणा 657 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 22,300, 22,338, 22,338 हमारा ये गुणा हो जाता है। अर्थात एलसीएम का मान हो जाएगा 22,338। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब बोल रहा है कि प्राकृत संख्या n के लिए, अब 6 के पावर n है, तो 6 के पावर n का मतलब हो गया कि अगर n का मान रखा जाए 6 के जगह पर, n की जगह पर 1 रखा जाए, 2 रखा जाए, 3 रखा जाए, तो 6 के पावर 1 बराबर 6, 6 के पावर 2 6 गुणे 6 बराबर 36। कहने मतलब ये है। तो हम जांच करते हैं, बनाते हैं इस प्रश्न को और देखते हैं कि क्या संभव है। चलिए सबसे पहले जो दिया है उसको मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि, और लिखिए हल, लिखेंगे माना कि a बराबर 6 के पावर n। ठीक है, इसको तोड़ते हैं। 6 को तोड़ देंगे तो 2 तिहाई 6 होल पावर n लिख दीजिए। इसको अलग अलग लिख दीजिए। देखिए 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n लिखिएगा। यहाँ लिखिएगा, यहाँ 2 और 3, 2 और 3 अभाज्य
संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब लिखेंगे हम लोग कि शून्य आने के लिए किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य आने के लिए क्या होता है। जैसे मान के चलिए कोई संख्या 20 है, 30 है, 50 है, तो मान लीजिए इसके इकाई अंक में शून्य है तो कैसे आया। 20 को अगर तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंड में तो 2 दूनी 4 और एक आपको मिलेगा 5, अर्थात 2 और 5 है। अगर 30 को तोड़ा जाए तो 2 तियाई 6 और 6 पचे 30, तो 5 और 2 है। 50 को तोड़ा जाए तो आपको मिलेगा 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5। ठीक है, तो 2 और 5, अर्थात ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका अंत में शून्य हो और उसमें 2 और 5 ना हो। तो ये बात हम लोग लिखेंगे अब इसको भाषा के रूप में कि हम जानते हैं। चलिए लिखते हैं। हम जानते हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक तभी शून्य होता है, शून्य ब्रैकेट में 0 लगा दीजिए, शून्य होता है जब दो और पाँच के धनात्मक घात इसके, ठीक है, इसके गुणनखंड हो, इसके गुणनखंड हो। अब a बराबर दिया है 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n, और लिखेंगे कोमा देकर यह गुणनखंड अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब ये हो गया, अद्वितीय है, अद्वितीय का मतलब ये हो गया कि 6 के पावर n का जो गुणनखंड होगा 2 और केवल 3 ही होगा, अर्थात इसके अलावा इसका दूसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे इसलिए 5a का गुणनखंड, 5a का गुणनखंड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि शून्य आने के लिए 2 और 5 चाहिए, लेकिन इसमें हमको क्या मिला है, 1 2 और 3, अर्थात ये हुआ कि जो 5 है ए का गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, अतः क्या है हमारा प्रश्न, 6 के पावर n का इकाई अंक शून्य नहीं हो सकता है, नहीं, इसको बना दे तो अच्छा से, नहीं हो सकता है, लिख देंगे। इसलिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। इस तरह हमारा प्रश्न ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जोड़ 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और जोड़ 5 भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्याएं जो होती है, भाज्य संख्याएं
जो भी भाज्य संख्या होगा, जैसे मान के चलिए कि 20 है, तो ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होता है। ठीक है, जैसे 2 से कटाइएगा तो 2 दो 20, 2 पचे 10, तो 20 हमारा भाज्य है और इसका 2 × 2 × 5, इसका क्या हो गया अभाज्य संख्याओं का, जैसे 2 के पावर 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो ये 2 और 5 ये अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, किसके रूप में है गुणनफल के रूप में। तो अगर हम भाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में साबित कर दें, इसको जैसे प्लस है, अगर सारे पद को मैं गुणा के रूप में साबित कर दूं तो ये प्लस साबित हो जाएगा, ये क्या है भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलो इसको बनाते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चलिए लिखेंगे हल। देखिए माना कि इसमें 2 प्रश्न है, तो पहला को ए मान लेता हूँ और दूसरा का बी मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि ए बराबर 7 × 11 गुणे 13 अब प्लस पे 13। देखिएगा सारे पदों में, सॉरी सभी पदों में यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है, तो आप यहाँ 13 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 13 निकल गया, यहाँ से भी 13 निकल गया, तो बचा क्या 7 × 11 आप प्लस 13 निकल गया, 13 कम 13 1 हो गया, तो ये हो गया 13। अब ब्रैकेट में रखिए 11 7 77 और प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 13 गुणे 77 1 78 हो गया। 78 को हम तोड़ेंगे तो 13 और 13 6 78 होता है ना, तो 13 गुणे 2 गुणे 3 13 78। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा तो ये जो सभी जो संख्याएं हैं 13 2 3 ये सभी अभाज्य संख्या है और गुणा के रूप में है, अर्थात साबित हो गया कि ये जो संख्या है ये क्या है भाज्य संख्या है। तो लिखिएगा ए अभाज्य अभाज्य संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का सॉरी गुणनफल है, गुणनफल है, इसलिए ए एक भाज्य संख्या है। ये हमारा क्या हो गया साबित हो गया। ठीक है, चलिए इसका दूसरा पार्ट है बी। उसी तरह मानेंगे, माना कि बी बराबर, इसको मान लीजिए 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। क्या कॉमन है, ये सब में 5 है, इसमें भी 5 है, 5 निकाल लीजिए सब में से, तो यहाँ हो जाएगा 7 × 6 5 तो निकल गया, तो बचा क्या 4 × 3 × 2 × 1 प्लस है तो प्लस दे दीजिए, अब 5 एकम 5 1 बच गया। ठीक है, चलिए इसको 5 के 5 रहने दीजिए, इसको गुणा कीजिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपको आएगा 1008। ठीक है, और प्लस 1। अब लिख दीजिए 5 × 1009। ठीक है, अब देखिए 5 भी है अभाज्य संख्या और 1009 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका सॉरी जो अभाज्य संख्या होता है ये केवल 2 संख्या से कटता है, एगो 1 से कटेगा, एगो स्वयं से कटेगा। लेकिन आप देख लीजिए ये 5 से कट रहा है, 1009 से कट रहा, अर्थात 2 से ज़्यादा संख्याओं से कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो हमारा क्या है भाज्य संख्या है। तो लिखिएगा कि जिस तरह लिखें ए अभाज्य संख्या का गुणनफल है, उसी तरह लिखेंगे क्योंकि बी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है,
इसलिए लिख दीजिएगा बी एक भाज्य संख्या है, इसलिए बी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक वृत्ताकार पथ। ठीक है, चलिए, ये तो वृत्त बढ़िया से बना नहीं, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि अब मान के चलिए कि यहाँ से दोनों दौड़ेगा, क्या चलेगा, एक है सोनिया, सोनिया को लगता है 18 मिनट। ठीक है, और तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है, एक लड़का रवि, इसको लगता है 12 मिनट। ये 12 मिनट में ही चक्कर मार देता है एक चक्कर। ठीक है, तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, दोनों एक ही, मान के लिए ये स्थान ए हो गया, यहीं से दोनों चलेंगे, तो वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में, मान इस दिशा से इस दिशा में दोनों चल रहा है, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्योंकि दोनों का समय अलग अलग है, दोनों का स्पीड अलग होगा, तो जब दोनों चलेंगे तो दोनों अलग अलग स्पीड से पहुंचेंगे, तो जहाँ से शुरू किए थे फिर वहाँ पे एक समय कितने मिनट के बाद पुनः मिलेंगे, ये बताना है। तो ऐसे प्रश्न में कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल देना है, जो एलसीएम आएगा और वही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। तो दो आंकड़ा दिया है, एक है 18 और एक 12। 18 है, 18 को तोड़ दीजिए, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, और 12 को भी तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 और 4 तीन 12। ठीक है, इसका निकालिए आप एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा एक और 2 बचा है, इसको भी लिख दीजिए, दोनों में 3 है तो 3 लिख दीजिए, एक और 3 बचा है उसको भी लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तीन 12 और 12 तीन 36, अर्थात 36 मिनट आ गया। तो 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से, दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। लिखेंगे इसको कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन, ये प्रश्नावली 1.2 का खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और कोई सुझाव भी हो तो सुझाव भी जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।